किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी। डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम पर्यावरण सहयोगी उत्पादों की बात करते हैं। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे उत्पाद तैयार करें जिनका प्रयोग होने के बाद भी दोबारा से प्रयोग हो सके और वो हमारे पर्यावरण को बचाए रखने में सहायक सिद्ध हों। तो डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, आज इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, जब हम इको फ्रेंडली उत्पादों की बात करते हैं तो इससे आम श्रोता या हमारे किसान भाई या हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो क्या समझें? जब हम पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण सहयोगी उत्पादों की बात करते हैं तो मूलतः हम उन प्रकार के उत्पादों की बात करते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति के करीब हों। और जब मैं प्रकृति के करीब की बात करता हूं तो यानी कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि अभी तक जो भी उत्पाद का जो डिजाइन या जो मॉडल हुआ करता था, यानी डिजाइन का मतलब यानी कि अगर आप समझें कि जिस तरीके से उसके बनाने की विधि या उसके उत्पादन करने की जो विधियां होती थी उसमें कहीं ना कहीं जो प्रकृति का काफी शोषण होता आया है। इसकी वजह से अब ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं और साथ में, चूंकि हम प्रकृति के अंग हैं, हम मनुष्य समाज जो है वो प्रकृति से अलग नहीं है, तो मनुष्य के भी काम आए और मनुष्य के ज्यादा उपयोगी हो। और जब मैं ज्यादा की बात करता हूं तो यानी कि स्वास्थ्य के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, जिसको हम एक मॉडल जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक, चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूं तो उसको हम ट्रिपल बॉटम लाइन मॉडल यानी कि प्रकृति, मनुष्य और प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो तीनों चीज हो उस प्रकार से, यानी उत्पादों का जो डिजाइन है वो इस प्रकार से हो जाए तीनों हितों को साधा जा सके। आजकल हम स्वराज की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि जो युवा है स्वयं के उत्पाद तैयार करें। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं और उत्तराखंड में ये प्रयोग काफ़ी सफल भी हुआ है। डॉक्टर त्रिपाठी, तो आप बताएं कि युवा वो कौन कौन से उद्योग हैं जिनमें प्रयास कर सकते हैं, जिनमें संभावनाएं ज्यादा हैं? देखिए, आजकल आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक उत्पादों का काफी प्रचलन बढ़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही माना गया क्योंकि जो भी कृत्रिम रूप से उत्पाद बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और जो कि मनुष्य के लिए भी नुकसानदेह है, हानिकारक है, प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। खास तौर से जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जहां पर हमें प्राकृतिक रूप से लिया हुआ जो वस्तु है या जिसको हम कहते हैं कि जो बेसिक मूल सामग्री जो आवश्यकता हमें पड़ती है उत्पाद बनाने के लिए, तो वो प्रचुर रूप से मौजूद है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो चाहे वो छोटे हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हस्तशिल्प हो गए या फिर आपका आजकल हम कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो एमआरपी के हिसाब से तो महंगे माने जाते हैं, लेकिन जनता उसको भी खरीदना चाहती है, इसलिए क्योंकि जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। तो जिसको अगर हम इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएं यानी कि उत्पाद बनाएं जिसके लिए जनता भी तैयार हो लेने के लिए, और विदेशों में तो इस पे काफी शोध चल रहे हैं जहां पर अभी आप जानकर हैरत करेंगे कि शायद हमने भी बचपन में और आपने भी बचपन में पत्तल में खाया है। पत्तल विदेश में पेटेंट ले लिया गया क्योंकि अब वहां की पब्लिक को ये समझ में आ गया है कि जो हम ये जो कृत्रिम प्लेट में खाते हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के हिसाब से काफी हानिकारक है, तो अब वो पत्तल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत से ऐसे उत्पाद, अनगिनत उत्पाद हैं जो कि हम उसको, जिस पर हम काम कर सकते हैं और अब मांग, बाजार में उसकी मांग भी है, उसका काफी उपयोगिता है, सब कुछ है। दक्षिण भारत में तो भोजन केले के पत्ते में ही खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखिए, ये एक दुर्भाग्य रहा कि शुरुआत में हमारी जो भी प्रणाली थी उसको अवैज्ञानिक बताया गया, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक शोध होते चले जा रहे हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि जो हमारी जो प्रणालियां थी वो काफी वैज्ञानिक। तो आज आप देखते हैं कि जब हम केले के पत्ते भी खाते हैं तो पहली बात तो अनावश्यक प्राकृतिक दोहन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम प्राकृतिक दोहन नहीं करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन जिसको हम कहते हैं, यानी कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो कि प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाता है, उससे काफी कुछ बच जाते हैं। तो इस तरीके की जो भी हमारी जो प्रणाली है वो काफी कुछ पर्यावरण के हिसाब से सहयोगी रही है और मित्र रही है। जब हम हस्तशिल्प की बात करते हैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, तो बात सीधे सीधे समझ में आती है कि उसमें हम किसी तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते। खास तौर से हम यदि पेट्रोल, डीजल या विद्युत ऊर्जा की ही बात करें तो उनका इस्तेमाल हम नहीं करते।
तो वो हाथ से ही वो चीजें बन जाती हैं, तो उसमें कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा जो स्वराज होगा वो ग्राम स्वराज से असली स्वराज आएगा। और जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो यानी कि जो हमारी ग्रामीण जनता है उसको रोजगार की संभावनाएं हों, और अगर इस तरीके से हम पर्यावरण सहयोगी उत्पाद बनाते हैं और जिसकी काफी संभावनाएं, तो उससे जो है ग्रामीणों को भी काफी फायदा होगा। और उसके हिसाब से जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण के कारण जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो ऊर्जा की जो अनावश्यक आवश्यकता है वो कमी आएंगी और काफी कुछ हमें फायदा हो सकता यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो मौन पालन, मधुमक्खी पालन जिसे हम कहते हैं, तो उससे हम शहद तो निकालते हैं लेकिन उससे कई उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। हाँ, खास तौर से जो मोम मोम है, जिसे हाँ, बिल्कुल। वैक्स कहते हैं, हाँ, हाँ। या हम विगत वर्षों से लगातार जो उत्तराखंड के जो भोज्य पदार्थ है, खास तौर से जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज। उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने मनाया। एग्जैक्टली। उसके बाद लोगों का एक रुझान बढ़ा है पहाड़ी व्यंजनों की तरफ, और ये जो पहाड़ी उत्पाद हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक तो हैं ही, और यदि इनका जैसे वैल्यू एडिशन यदि हम इसमें कर दें तो और भी बेहतर बन जाते हैं। उसमें एक बिल्कुल नया फ्लेवर हम डाल के उसको बेहतर बना सकते हैं। भारती जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम जाएं तो आयुर्वेद का जो भी जिह्वा के हिसाब से रहेगा या जिह्वा के अनुसार अगर हम व्यंजनों का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह या हानिकारक होता है। अगर हम जिह्वा के साथ साथ थोड़ा सा हम ये भी ध्यान रखें कि ऐसे व्यंजन हो या ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर। तो पहाड़ी भोजन, खासतौर से मोटा अनाज की हम बात करें तो अगर उसमें हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करें, और जैसा कि मैंने कई ऐसे जो भोजनालय हैं वहां मैंने देखा है कि अब पहाड़ी व्यंजनों को थोड़ा सुधार करके उसमें स्वाद, जो अभी तक आरोप लगता था कि उसमें स्वाद उतना नहीं होता, तो स्वाद का भी का मिश्रण किया है। और अब आप देखेंगे कि युवाओं में जो पहाड़ी भोजन को लेके जो रुचि बढ़ी है, अभिरुचि बढ़ी, वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो अब एक तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये जो फूड इंडस्ट्री या जिसको हम रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री कहते हैं, वो काफी तेजी से बढ़ा है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि पर्यावरण चेंजेस के कारण यहाँ पर यात्री काफी आ रहे हैं, तो अगर ये इस दिशा में भी अगर हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वो काम करें, क्योंकि खास तौर से रोड साइड पर अगर हम इस तरीके की चीजें डेवलप कर सके तो एक रोजगार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य बेस्ड व्यंजन है उसका भी काफी प्रचार हो सकता है। डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, पिरूल हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने है, और वनाग्नि से काफी नुकसान भी होता है, और पिरूल उसके लिए सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल होता है। हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इस दिशा में अधिक शोध की आवश्यकता है ताकि पिरूल का सदुपयोग हो, इससे कुछ ऐसे उत्पाद तैयार हो जिससे कि पिरूल का उपयोग भी हो जाए और जो वो आग लगती है तो उससे बचा जा सके। इस पे काफी शोध हो रहा है, पूसा इंस्टीट्यूट काफी काम कर रहा है, और इससे हम फिर से मैं बता सकता हूँ कि हस्तशिल्प बना सकते हैं, इससे प्लेट्स बन रही हैं, इससे आपका जो चम्मच, जो प्लास्टिक चम्मच जो कि काफी हानिकारक माना जाता है, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि ये जो प्लास्टिक चम्मच या डिस्पोजेबल हम यूज करते हैं ये अगले 500 साल में भी ये डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं। तो अब अगर इस तरीके से अगर आप इस वस्तु से प्रयोग करके हम प्लेट, चम्मच और ये खास तौर से जो भोजनालय में आवश्यकता पड़ती है, अगर ये इस तरीके के प्रोडक्ट हम बना लें तो काफी कुछ ये समस्या सुधर सकती है, और बजाय वो वनाग्नि है या उसको डंप करने वाली जो बात है उस समस्या से भी बचा सकता है। उत्तराखंड में कई ऐसे उत्पाद हैं हस्तशिल्प के जिनकी बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा है और लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। तो हस्तशिल्प से बने यदि उत्पाद हैं उन पर युवा ज्यादा कार्य करें और सरकार भी उसमें प्रोत्साहन दे तो शायद यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर। मैंने आपको पहले भी बोला कि असली स्वराज जब हमें हमारी ग्रामीण अंचलों में आर्थिक स्वतंत्रता होगी, और ये जो आर्थिक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो विषय है ये जब भी संभव है जब हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वो इस तरीके के रोजगार पे जाएं जो कि जहां से जो सामग्री है वो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं से प्रयोग करके उसको हम अगर उत्पाद में उसको हम यूज कर लें तो वो काफी जी, जैसे विदेशों में क्रेडल टू क्रेडल ये एक बहुत फेमस मतलब काफी प्रचलित प्रारूप चल रहा है विदेशों में। क्रेडल का मतलब होता है पालना। जन्म को इंगित करता है, यानी कि
कोई भी उत्पाद का डिजाइन इस तरीके से हो कि एक बार प्रयोग हो जाए तो उस प्रयोग के उपरांत फिर से हम उसको यूज कर सकें, यानी कि उसको प्रयोग में ला सकें। तो इसको हम कहते हैं क्रेडल टू क्रेडल मॉडल। और इसी मॉडल में हम यूज करते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाएं तो हम ये देखें कि जब वो प्रयोग हो रहा है उस दौरान उसने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया और कितना सहयोग किया। तो इसको हम लाइफ साइकिल एनालिसिस कहते हैं। तो उस दौरान हम सारी चीजें चेक करते हैं और उस चेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये उत्पाद प्रकृति के कितने करीब है या प्रकृति के कितने विद्रोह में है। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ग्रामीण अंचलों की बात करते हैं, तो डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, वहाँ तो काफी हद तक प्रकृति के करीब लोग रहते हैं और उसका बेहतर उपयोग वो करते हैं, बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हैं प्रकृति के साथ। लेकिन ये चीज शहरी जो हमारे युवा हैं उन तक भी पहुंचनी चाहिए और शहरों में भी जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उनमें भी ये लागू होना चाहिए कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ही मार्केट में आए और कुछ ऐसा हम सिस्टम तैयार करें जिसके तहत इन उत्पादों को ही प्राथमिकता मिले और इनका उपयोग बेहतर ढंग से लोग करें। अब जो हमारे शहरी युवा हैं उनको ये इस बात का आभास हो रहा है। बैंगलोर में अभी एक होटल बना है जिसमें वो बहुत 5 मंजिला होटल है वो, और आप जानकर हैरत करेंगे कि उसमें कोई भी एयर कंडीशनर नहीं लगे। उसने होटल की डिजाइन ही ऐसी कर रखी है कि वो प्राकृतिक रूप से वो ठंडा रहता है। तो अब इको फ्रेंडली डिजाइन की बात यानी पर्यावरण से सहयोग डिजाइन की बात हो रही है, इको फ्रेंडली डिजाइन जिसको हम कहते हैं। युवा जो खासतौर से शहरी है जिन्होंने अभी तक कृत्रिम उत्पादों पे ज्यादा जोर दिया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के शोध में ये उनको समझ में आया है। इसीलिए अगर आप जाके देखेंगे कि मॉल्स में एक स्पेशल कोष्ठ आपको नजर आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक सहयोगी उत्पादों की बात कर, और उसका जो आप ये भी जान के हैरत कि उसका जो एमआरपी है वो समान उत्पादों की एमआरपी से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जनता उसको खरीदने के लिए तत्पर है क्योंकि उसको पता है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो जागरूकता बढ़ी है, ये निसंदेह है। तो डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे श्रोताओं को, खासतौर से ग्रामीण युवाओं को ये समझाने का प्रयास किया कि जो पर्यावरण सहयोगी उत्पाद हैं उनका प्रयोग बढ़ना चाहिए, उनको तैयार कैसे किया जाए और जो स्वरोजगार के वो साधन अपना रहे हैं उनमें इन उत्पादों का जो उत्पादन है उस पर वो प्राथमिकता से गौर करें। तो आप आए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के साथ की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी।